नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर हमारा 3 था, उस पर हमने साउंड किसे कहते हैं उस पर बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी। आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो कि साउंड से ही हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे अपने उस बुनियाद तक पहुँच रहे हैं, उस मकान की छत तक पहुँच रहे हैं जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है ध्वनि की गति विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था ध्वनि क्या है, ध्वनि के कितने प्रकार हैं, ध्वनि किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम है ना, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ये मैंने आपसे बोल दिया था, जो किसी माध्यम के कणों के कंपन के कारण यात्रा करती है, ये भी आपको बता दिया था। ध्वनि की गति विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है और यह माध्यम के घनत्व डेंसिटी और प्रत्यास्था इलेक्ट्रिसिटी पर भी निर्भर करती है। आज एक नया पॉइंट मिल गया है कि ये घनत्व पर भी निर्भर करती है माध्यम के, और उसकी प्रत्यास्था भी इलास्टिसिटी पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, ध्वनि की गति का सूत्र क्या होता है? ध्वनि की गति v है का निर्भरता न्यूटन लाप्लास समीकरण से किया जाता है। अब ये न्यूटन लाप्लास समीकरण क्या था? लाप्लास थे, इन्होंने क्या करा था, जो ध्वनि थी, जो ध्वनि की गति थी उस पर क्या करी थी, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी और उस पर सुधार किया था। तो फॉर्मूला होता है, ये गलत लिखा हुआ है, v इक्वल टू ई अपॉन रो होता है, लेकिन बाहर से अंडरूट होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगा लेंगे, अंडरूट लगा लेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, बोल रहा है v ध्वनि की गति है, स्पीड ऑफ साउंड है, माध्यम की प्रत्यास्था है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, ई रो माध्यम का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ क्या है, मीडियम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है v इक्वल टू ई अपॉन रो, और बाहर से क्या है, अंडरूट है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यह कह रहा है माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा, माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक हो गया। दूसरा बोल रहा है माध्यम जितना घना होगा ध्वनि की गति उतनी ही कम होगी। घना मतलब पास पास, घना मतलब क्या होता है, पास पास। बोलते हैं ना घना जंगल है एकदम, तो पास पास, तो गति उतनी ही कम होगी। और अगर माध्यम जितना प्रत्यास्थ होगा, लचीला होगा, तो साउंड जो ध्वनि है उसकी गति उतनी ही अधिक होगी। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ठोस में कैसे गति करता है, ठोस में ध्वनि की गति, ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है क्योंकि उनमें कण आपस में निकट होते हैं, जिससे वे आसानी से ऊर्जा स्थानांतरित कर सकते हैं। जो ठोस है, आपने पहले ही पढ़ा था, ठोसों में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ठीक हो गया। In solid, the speed of sound is highest because particles are closely packed and can transfer energy efficient. ठीक है, जो ये एनर्जी है इसको आराम से क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है ना, एफिशिएंटली आराम से एनर्जी को पास कर देती है। माध्यम क्या है, माध्यम और उसमें ध्वनि की गतियाँ क्या क्या होती हैं। यहाँ पर माध्यम और ध्वनि की चाल कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कुछ भी पूछ सकता है। एल्युमिनियम में जो ध्वनि की स्पीड होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में है। तांबा, कॉपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, नोट करना, 4760 मीटर पर सेकेंड। अगला दिया है लोहे में, लोहे में है 5120 मीटर पर सेकेंड। अगला दिया है स्टील, स्टील के अंदर है 5960 मीटर पर सेकेंड। और हीरा, डायमंड में सबसे ज़्यादा 12000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, आपको ये पता होना चाहिए, सबसे कठोर है, सॉलिड है। हीरा, डायमंड में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, 12000 मीटर पर सेकेंड होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन डायमंड, 12000 मीटर पर सेकेंड हमने कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं, 5, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, स्टील और हीरा। हीरे में सबसे तेज चलती है। ये रहा तरल। लिक्विड में ध्वनि की गति कितनी होगी? तरल पदार्थों में ध्वनि की गति ठोस से कम लेकिन गैसों से अधिक होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन लिक्विड द स्पीड ऑफ साउंड इज लोअर देन इन सॉलिड बट हायर देन गैसेस। माध्यम और गति दी है वाटर, पानी। पानी का जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा उस समय जो ध्वनि की गति होगी 1498 मीटर पर सेकेंड। अगर समुद्री जल है, सी वाटर है, उसमें चाल अलग होगी, 1531 मीटर पर सेकेंड। यदि पारा है, क्या है, पारा है, तो उसमें 1450 मीटर पर सेकेंड। अगर एल्कोहल है तो उसमें 1207 मीटर पर सेकेंड।
ठीक हो गया। अगर 0 डिग्री होगा तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। समुद्र जल में ध्वनि की गति साधारण जल से अधिक होती है क्योंकि इसमें लवणता अधिक होती है। बोल रहा है जो समुद्र का जल है इसमें जो ध्वनि की गति है वो साधारण जल से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है? लवणता होती है। ठीक है, इसमें लवण पाए जाते हैं। ठीक हो गया। आगे को चलते हैं। इन जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इनको हम नोट करते रहेंगे, नोट से बनाते रहेंगे। अगला, गैस में ध्वनि की गति क्या होती है? गैसों में ध्वनि की गति सबसे कम होती है क्योंकि उनमें कणों के बीच दूरी अधिकतम होती है जिससे ऊर्जा का संचार धीमा होता है। मान लेते हैं यहाँ पर था एक पार्टिकल, यहाँ से यहाँ जाने में इसका ऊर्जा का संचार बहुत कम हो जाएगा, एनर्जी खत्म जैसी हो जाएगी। इसीलिए गैसों में जो ध्वनि ट्रेवल है वो बहुत धीरे धीरे करती है। अगला, गैस और ध्वनि की गति। वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड। अगला, वायु एयर 25 डिग्री सेल्सियस 443 मीटर पर सेकेंड। आप देखो अभी बोला था ना कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। आपको नजर आया? ध्वनि की गति बढ़ गई, पहले 331 अब 343 क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, 0 से 25 पहुंच गया है। हाइड्रोजन में स्पीड होती है 1284, हीलियम में होती है 965, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है 259, ऑक्सीजन में होती है 316 और नाइट्रोजन में होती है 334। हाइड्रोजन में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ये आपको याद होना चाहिए, 1284 मीटर पर सेकेंड। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। 4 गैसों के नाम लिख देगा। N2O2 H2 CO2 में बताइए ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होगी? आप बोलोगे H2 में सबसे ज़्यादा होगी और आप लोग बोलोगे सबसे कम किस में होगी? CO2 में सबसे कम होगी ध्वनि की गति या चाल। ये आपको बता दिया है। चलते हैं अगले पर। ये रहा अगला। आइए अगला देखिए, ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। जो ये साउंड है इसकी गति को भी तो कोई प्रभावित करेगा। नंबर 1, माध्यम का प्रकार। हाँ भैया साफ सी बात है, माध्यम क्या है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। अगर ठोस है तो सबसे तेज चलेगा, द्रव है तो थोड़ा उससे कम, गैस है तो सबसे कम। तो यही बोल रहा है, ठोस में सबसे ज़्यादा, तरल में उससे बाद, गैस में सबसे कम। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम होती है। हर बार चीज़ें यही बता रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें इतनी बार मैंने बता दी ना, अब याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तापमान, टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है क्योंकि उच्च तापमान पर अणु तेज गति से क्या करते हैं? गति करते हैं। वायु में ध्वनि की गति का तापमान के साथ संबंध क्या होता है? V = 331 + 0.6 T, जहां पर T क्या है? तापमान है, टेम्परेचर है इन सेल्सियस में। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड होती है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की गति है 386 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 3 के 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ ना, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं, आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि रियल में ये चीज़ें कहीं पढ़ाई नहीं जाती हैं और यही चीज़ें फिर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूछ देगा 25 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की गति बताओ, अब बताओ क्या करोगे? भैया बस थ्योरी पढ़ाई जा रही है सब जगह। क्योंकि देखो, मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने में मस्त हूँ, मुझे चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एग्ज़ाम में कैसी चीज़ें पूछ रहा है, एग्जामिनर की सोच क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से निकाल सकता है, अदर चीज़ में कहाँ क्या चल रखा है, अदर जगह क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों पर मैं नज़र जरूर रखता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन चुन के यहाँ पर रख दिया। अब आपको इंपॉर्टेंट लगता होगा तो आप लिखोगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दबाव। प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। यदि तापमान स्थिर है तो दाब, आपको बता दिया था, यदि तापमान स्थिर है तो दबाव का ध्वनि की गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आर्द्रता भी आपको पहले की वीडियो में बता दिया था। वायु की नमी बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है क्योंकि जल वाष्प हल्का होता है और ध्वनि को तेजी से स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज़ें पहले बता दी थी इससे पहली क्लास में, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्य निष्कर्ष क्या निकला? देखिए निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकल रखा है कि ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, तरल में मध्य और गैसों में सबसे कम होती है। पढ़ा दिया है। हीरा, डायमंड में ध्वनि की गति सबसे अधिक
होती है 12,000 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला, वायु में ध्वनि की गति 343 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अगला, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये भी पढ़ा दिया है। नमी बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है, बता दिया है। निष्कर्ष, ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, बता दिया है। ठोसों में यह सबसे तेज, तरल में मध्य और गैसों में सबसे कम होती है। तापमान और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, जबकि गैस के घनत्व में वृद्धि होने से गति घटती है। याद रखना, गैस के घनत्व में वृद्धि होने पर गति घटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अगला टॉपिक, मानव श्रव्य सीमा पढ़ा दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लिखी होंगी तभी लाया हुआ हूं, ठीक है। मानव श्रव्य सीमा, रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमंस। परिभाषा, मानव कान ध्वनि की उन आवृत्तियों को सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती हैं। इसे श्रव्य सीमा ऑडिएबल रेंज कहते हैं, पढ़ लिया है। श्रव्य सीमा में विभाजन, हाँ अब इंपॉर्टेंट है। उस दिन खाली हमने ये पढ़ा था कि 20 से 20,000 तक मानव सुन सकता है ना, इतना ही तो पढ़ रखा था। अब आगे की चीजें, आज श्रव्य ध्वनि ऑडिएबल साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, वे ध्वनियाँ जो सामान्य मानव कान द्वारा सुन सकता है, ठीक है। बोलने की जो हमारी आवाज़ होती है ना, उन जो स्पीच साउंड होती है वो 85 हर्ट्ज से 255 हर्ट्ज के बीच होती है। जो संगीत है उसकी जो हर्ट्ज होती है 20 हर्ट्ज से 5,000 हर्ट्ज तक होती है। सामान्य वार्तालाप में लगभग 300 से 3,000 हर्ट्ज तक होती है, सामान्य वार्तालाप में, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप नोट करेंगे कि संगीत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 5,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला लिख रखा है, इंफ्रासोनिक अपश्रव्य तरंगे जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और मानव कान इन्हें नहीं सुन सकता, बता दिया था। उदाहरण, भूकंप। आपने देखा होगा कुत्ते भूकंप आने से पहले ही समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो भूकंप जो तरंगे हैं हम लोग नहीं सुन सकते, हाथी की गर्जन हम लोग नहीं सुन सकते, और ज्वालामुखी विस्फोट हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। अगला, पराश्रव्य ध्वनियाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मानव कान इन्हें नहीं सुन सकता है। उदाहरण देख लेते हैं, चमगादड़ 50 किलो हर्ट्ज से 120 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि का प्रयोग करता है और हम लोग उन्हें नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। अगला, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग, बता दिया था सोनार का उपयोग। चिकित्सा में मेडिकल, अल्ट्रासाउंड और स्कैनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। उम्र और सुनने की क्षमताएं क्या क्या हैं। छोटे बच्चे 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ऊंची आवृत्तियां, हाई फ्रीक्वेंसी को सुनने की क्षमता कम हो जाती है। 50 वर्ष की उम्र तक लोग 16,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियाँ नहीं सुन पाते हैं, ठीक हो गया। अन्य प्राणियों की श्रवण सीमा यहाँ पर लिखा गया है। मानव कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कुत्ता कितना सुन सकता है, 40 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज। बिल्ली कितना सुन सकती है, 45 से 64,000। चमगादड़ आप लोग देख रहे होंगे 1,000 से 1,20,000। डॉल्फिन आप लोग देख रहे होंगे 150 से 1,50,000। और हाथी आप लोग देख रहे होंगे 1 से 20,000, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कौन व्यक्ति कितनी आवृत्तियों तक सुन सकता है। कुत्ते और बिल्लियां उच्च आवृत्तियां अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं, इसलिए इन्हें अल्ट्रासोनिक सिटी सुनाई देती है। हाथी अपश्रव्य ध्वनियाँ इंफ्रासाउंड का उपयोग लंबी दूरी पर संचार के लिए करते हैं, ठीक है। मुख्य निष्कर्ष बोल रहा है, मानव श्रवण सीमा ह्यूमन हेयरिंग रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज बता दिया है। अपश्रव्य बता दिया है, ये भी बता दिया। छोटे बच्चे इस तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं, लेकिन उम्र के साथ ये घटते जाते हैं। जानवरों की श्रवण सीमा अलग अलग होती है। चमगादड़ और डॉल्फिन बहुत उच्च आवृत्तियों को भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए कुछ टॉपिक छूट गए हैं जो आपको बता दिए जाएं। क्वेश्चन पूछता है कि पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, तो आप लोग बोलोगे ये तो अनुप्रस्थ हैं। नोट करेंगे, ये तो क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। लेकिन पानी के अंदर, पानी के कहाँ अंदर, जो पानी के अंदर आई होंगी नीचे तली पर, एक तो सरफेस पर होता है और एक इसके अंदर,
ठीक है, और अंदर जो आती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुदैर्ध्य। पानी में दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ कहाँ? सरफेस पर, पानी के सरफेस पर, तालाब के ऊपर। और अनुदैर्ध्य कहाँ? पानी के अंदर। तो पानी में दोनों प्रकार के वेव प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो तरंगें क्या थी आपको पता चल गया होगा कि कैसी कैसी तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मैंने बोल दिया आपसे, निर्वात में ये ट्रेवल नहीं करता है। दो प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? जिसमें क्या होता है, लंबवत या पैरेलल। आप बताएंगे अनुप्रस्थ में लंबवत होता है, अनुदैर्ध्य में क्या होता है? समांतर होता है। बाकी मैंने नोट्स में सब कुछ आपको लिखा दिया है। और ये टॉपिक साउंड वाला यहाँ पर समाप्त होता है। और कल अगली वीडियो में तीसरा जो यूनिट है हमारी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 2 यूनिट बचती हैं बहुत जल्दी। मैंने आपसे 20 बोला था, 20 से पहले ही मैं इसको क्या कर दूंगा, आपको फिजिक्स का समाप्त कर दूंगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो को। बहुत प्यार मिल रहा है उस वीडियो में, क्योंकि उस पर बहुत मेहनत की जा रही है। आप जो स्टूडेंट उससे जुड़ा है उसका महत्व उसे पता है कि कितना इसका महत्व है। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।